दोस्तों, मेरा नाम नंदू है और मैं अपने मित्र पदम के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। और आपका अपना चैनल दो टूक विद नंदू देखना प्रारंभ कर चुके हैं। पदम कैमरे के पीछे है और मैं हूँ कैमरे के आगे। और आज के हमारे मेहमान हैं श्री रतन सोनी जी, 1985 के नगर पालिका गुना के अध्यक्ष। और दूसरे मेहमान हैं धर्मेंद्र सोनी धर्म, वर्तमान नगर पालिका गुना के उपाध्यक्ष का। तो सबसे पहले हम मुखातिब होते हैं आदरणीय श्री रतन सोनी जी से। नमस्कार सोनी जी। नमस्ते। सोनी जी, 1985 में आप गुना नगर पालिका के अध्यक्ष बने और वर्तमान में आपके सुपुत्र श्री धर्म सोनी जी उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। आपके बारे में जानकारी चूँकि नव युवकों को और आज की पीढ़ी को बहुत ज़्यादा मालूम ना हो, अपने बारे में बताएं कि आप गुना के ही बासिंदे थे शुरू से कि कहीं से आप पलायन करके यहाँ पहुँचे? मेरे ग्रैंडफादर 1946 में म्याने को छोड़कर गुना में आकर निवास करने लगे। 1946 में जब यहाँ देश का विभाजन का वो चल रहा था, तो यहाँ से कुछ मुस्लिम परिवार पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। तो तकिया मोहल्ला में मेरे ग्रैंडफादर ने एक मकान वहाँ लिया जहाँ हमारा परिवार निवास। तकिया मोहल्ला वर्तमान में गुना में किस एरिया में माने? ये मस्जिद दुर्गा टाकीज के साथ पीछे मस्जिद है ना, जो दुर्गा टाकीज के पीछे वाले एरिया मस्जिद है जी जी, वहाँ तकिया मोहल्ला था। उसी में मुस्लिम आबादी थी। वो लोग घर छोड़कर जा रहे थे और हमारे ग्रैंडफादर म्याने से यहाँ आए थे। तो उनको उस ज़माने में सहज रूप से 900 रुपये में एक मकान मिल गया था, जिसमें हमारा पूरा परिवार, हमारे ग्रैंडफादर के भाई और उनके बच्चे और मेरे पूरा कुनबा यहाँ तकिया मोहल्ले में रहने के लिए म्याना से यहाँ आ गया। निवास करने लगा। तो उस समय क्या बिजनेस करने का आपने सोचा था? कि चूँकि हम स्वर्णकार समाज में हमारे परिवार का जन्म हुआ है, वही हमारा मेन व्यवसाय था। तो मेरे पिताजी उस समय कारीगरी का काम करते थे, निर्माण का, और उनने निर्माण से प्रगति करते करते सराफे की दुकान खोली। फिर उन्होंने 1972 में जो पहले जयवारा टाकीज गुना था, उसको मेरे पिताजी ने खरीदा और प्रकाश टाकीज के नाम से 1972 8 जनवरी को उसका शुभारंभ किया हमने। उसको 1972 में प्रकाश टाकीज के मालिक बन गए आपके पिता? नहीं, उन्होंने एक कंपनी बनाई। जी जी। उसमें मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश सोनी प्रोपराइटर थे। उसमें 4 पार्टनर और थे, मेरे पिताजी, मैं, मेरा छोटा भाई हरी सोनी और मेरी चाची शांति देवी। इन लोगों के नाम से इस रजिस्टर्ड डीड बनाई और 1972 से उस टाकीज का। क्या उम्र रही होगी 1972 में आपकी? 1972 में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी उम्र समझ लो आप 22-23 साल। तो आपके मन में समाज सेवा का जज्बा या कहें कि भावना, आपके परिवार के लोग, हमने आपके परिवार के बारे में सुना है कि मंदिरों के लिए बड़े तत्पर रहते थे, मंदिरों को सुधरवाने के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए। तो पहले तो आप अपने पिता के उच्च सेवा के बारे में बताएं, फिर अपने बारे में बताएं कि आपके मन में समाज सेवा की भावना कैसे बलवती हो। 1964 में मैंने हायर सेकेंडरी करी और नेवी का मैंने फॉर्म भरा था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि मेरे पिताजी बहुत धार्मिक विचारों के थे, तो उन्होंने कहा यार तू नेवी में भी, सेना में जाकर क्या करेगा? तो उन्होंने कहा तू तो अपनी आगे पढ़ाई कर। और मेरे पिताजी धार्मिक क्षेत्रों में तन मन धन तीनों से वो काम करते थे। जी जी जी। कभी कभी तो ऐसा मौका है, जो वर्तमान में बूढ़े बालाजी है, मैं मेरे पिताजी को रात को 11-12 बजे लेने गए वहाँ। वहीं वो मजदूरों के साथ काम करते थे, वहीं उन्होंने रोटी बना ली, मजदूरों के संग बैठ के खा लिया। और
जब उस मंदिर का निर्माण हुआ जी जी। तो एक लक्ष्मी नारायण गुप्ता थे गुना में, उनने कर्ज लेके राम जानकी का जो मंदिर है उसका मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में निर्माण कराया। वहाँ कुछ ऐसे तत्व आ गए जिनके कारण मेरे पिताजी और लक्ष्मण दास जी जो उनके साथ काम करते थे, लक्ष्मण दास अग्रवाल गोपाल रेस्टोरेंट वाले, इन दोनों का मन वहाँ से उछटा और इन्होंने हनुमंता मंदिर आकर काम शुरू किया। हनुमंता के बाद जो है लक्ष्मण दास जी किले में चले गए, मेरे पिताजी मंदिर घाट और गुना में जो वर्तमान में रामलीला ग्राउंड है मंडी में, वहाँ मेरे पिताजी ने रामलीला का काम संचालन में सहयोग दिया। तो उसी परंपरा को आपके छोटे भाई गोविंद सोनी जी निभा रहे हैं। हाँ, मंडी में जो रामलीला मेरे होती छोटे भाई आज भी जो है जी उस रामलीला समिति का मंदिर का संचालन विगत 25-30 वर्षों से कर रहे हैं। आपने फिर मेरे पिताजी को उस तत्काल समय के जो नेता थे जी नगर पालिका में, उनसे उनकी कुछ अदावट हुई। तो मेरे पिताजी ने मुझको राजनीति में, कौन थे वो नेता, नाम बताएंगे? नाम तो जैसे ये सरदार हरि सिंह, अब वो एक दो नाम ऐसे हैं जिनको आज की तारीख में लेना वो ठीक नहीं समझता। ठीक ठीक। ये लोगों ने हरेसमेंट किया उनका। जी 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 मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर भी थे जी, ठेकेदारी भी करते थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने लड़के को राजनीति में लाऊंगा। ये कौन से सन की बात है? ये बात है सन 74 से पहले की। 74 से पहले की। तो फिर मेरे पिताजी ने जी उस समय रमनलाल प्रेमी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनने मुझे 74 में नगर पालिका का टिकट दिया। उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था। गाय बछड़ा। और उस समय वर्तमान में यहाँ के जो अच्छे प्रमुख व्यवसायी हैं लक्ष्मण दास जी अग्रवाल जी बहुत पैसे वाले थे, मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। क्योंकि हमारा परिवार जो है सिनेमा के माध्यम से और अन्य सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से आम जनता से जुड़ा हुआ था। तो जनता ने हमारे परिवार को समर्थन दिया और हम चुनाव जीते। 1974 में पार्षद के रूप में आपने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। जी। तो उस दौरान जो हनुमान चौराहे गुना के पास स्थित है नगर पालिका, वही नगर पालिका की थी कि ये पुरानी नगर पालिका जो घोसीपुरा में है। और उस ज़माने में हमको 2.5 रुपया 3 रुपया तांगे का वो मिलता था, भत्ता नगर पालिका में। हाँ, भत्ता मिलता था। भत्ता मिलता था तांगे से जाने के लिए नगर पालिका में। उस समय कितने पार्षद होंगे नगर पालिका परिषद में? जिस समय मैं 74 में आया उस समय 24 पार्षद। अध्यक्ष कौन थे उस समय? उस समय हमने अलग प्रकाश मंडल को हमने अध्यक्ष। तो उस समय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पार्षद ही चुनते थे उसको? पार्षदों के माध्यम से। जो अभी वर्तमान में जो परिषद में जो पार्षद निर्वाचित होकर आते थे वही उनका चयन करते थे। वही चयन करते थे। मेरे पिताजी के मित्र थे अलग प्रकाश जी, तो उन्होंने कहा अपना अलग को अध्यक्ष बनाएंगे। तो 1974 में हमने अलग प्रकाश जी को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। 1985 में आप नगर पालिका के अध्यक्ष बने। फिर देखिए 1983 में नगर पालिका का दोबारा चुनाव हुआ। 74 से 83 के बीच में 9 साल। हाँ, प्रशासक काल बीच में प्रशासक बैठे। किन्हीं कारणों से के नियम था? पहले ऐसी व्यवस्था थी जी। अब जैसी व्यवस्था नहीं है कि लगातार चुनाव हो। पहले क्या था कि शासन स्थिति चुनाव की नहीं बन रही तो प्रशासक बैठ गए। तो 1983 में मैं नगर पालिका का चुनाव जीता और नगर पालिका परिषद में उपाध्यक्ष पद पे मैं निर्वाचित हुआ 1983 में। और तब अध्यक्ष कौन बने? उस समय राम गोपाल माथुर। तब भी आपका पार्षदी का वार्ड वही था जो 74 में था? 74 में था। और उस समय भी मेरा जैसे आज की तारीख में मेरा बालक जो है उपाध्यक्ष है, वो नगर पालिका में बैठता है, आम लोगों की मदद करता है। वही प्रवृत्ति मेरी थी कि मैं वहाँ नगर पालिका में 1-2 घंटे बैठता था और आम आदमी जैसे कोई नहीं सुनता था, उस गरीब की मदद करना और उसे समस्या का निराकरण करने का हम प्रयास करते थे। 83 में राम गोपाल माथुर जी अध्यक्ष बने, आप उस परिषद में उपाध्यक्ष बने। फिर 85 में आप अध्यक्ष कैसे बन गए? उस समय 2.5 साल का कार्यकाल होता था। 2.5 साल का कार्यकाल। तो 2.5 साल पूरे हुए, दोबारा चुनाव होना थी, तो दोबारा विश्वास मत हासिल करना पड़ता? नहीं, अध्यक्ष दोबारा बनता था।
अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के लिए दोबारा विश्वास मत हासिल 2.5 करना। साल का कार्यकाल समाप्त हो, इसके बाद पुनः चुनाव होते थे। उस चुनाव में जनता, पब्लिक के लोगों ने, पार्षदों ने और उस समय के तत्कालीन नेताओं ने, दिग्विजय सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश शर्मा, इन सब लोगों के सहयोग से और महाराज भी, तो मैं नगर पालिका का अध्यक्ष 85 में निर्वाचित हुआ। तो 85 से कब तक आप अध्यक्ष 87 रहे? तक। 87 तक। अपने 85 से 87 के अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान कोई महत्वपूर्ण की हुई कार्य आपकी जानकारी में हो, मैंने जिससे अभी भी पब्लिक लाभान्वित हो रही हो? नहीं, देखिए, जैसे मेरे पास अतुल कुमार जी लुम्बा है, बास्केटबॉल के वो बास्केटबॉल के लिए वो समर्पित थे। तो उनने कहा यार भाई साहब, आज भी हैं? हाँ यार, आपका अगर सहयोग मिल जाए तो मैंने कहा बढ़िया बात है। शहर में एक एक्टिविटीज़ होती है, तो बास्केटबॉल का शुभारंभ हमने नगर पालिका के माध्यम से पूर्ण रूप से कराया। मेरे टाइम में हॉकी का एक विदेशी मैच भी हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जो बीच में बंद हो गई थी, उसको पुनः हमने चालू कराया और हॉकी को हमने सुचारू रूप से संचालित किया। उस जमाने में मेला भी लगते थे। ये जो वर्तमान में बूढ़े बालाजी है, यहाँ उस समय मेला हमारे टाइम में भरा। आप अध्यक्ष बने कांग्रेस के बैनर तले, उपाध्यक्ष बने कांग्रेस के बैनर तले, पार्षद रहे वर्षों कांग्रेस के बैनर तले, और कांग्रेस आपके रग रग में समाई हुई पार्टी है। आपके बेटे वर्तमान में भाजपा के झंडा तले उपाध्यक्ष हैं, इससे आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं, इसमें क्या हुआ कि 1990 के बाद जो स्थिति बदली जी, 93 में दिग्विजय सिंह का शासन रहा, मुख्यमंत्री बने, और राजा महाराजाओं में इनमें ईगो होती थी, इनके स्वार्थ राजनीतिक हित टकराए, तो महाराजा सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी जी, और मेरी एक उम्र ऐसी हो गई थी, रिटायरमेंट की उम्र होना चाहिए, तो मैंने कहा अपन राजनीति से विराम लेते हैं, और मैंने अपने लड़के को महाराजा सिंधिया के संग राजनीति में उनके साथ एक तरह से उनने टिकट भी दिया। पहले टिकट में ये 15 वोट से हारा, दूसरे चुनाव में ये नगर पालिका का चुनाव जीता। रतन सोनी जी एक भी चुनाव नहीं हारे? नहीं, मैं तो उनका बेटा चुनाव कैसे हार गया? नहीं, वो जिस क्षेत्र से हम चुनाव लड़े वो क्षेत्र हमारा नहीं था, वो चूँकि ओबीसी वार्ड हो गया था। मैंने तो अपने जीवन में ओबीसी और जनरल की राजनीति करी नहीं, तो शहर के लोगों ने कहा यार भाई साहब आप लड़वा दो इसको। तो आप जातिवाद को इस लेवल पे नहीं मानते? हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी। हमारा उद्देश्य राजनीति में आने का मुख्य रूप से जनता की सेवा करना और अपने प्रतिष्ठा के लिए काम करने का हमारा उद्देश्य था, ना कि धन कमाना हमारा कोई उद्देश्य कभी नहीं रहा। क्योंकि भगवान की दया थी, हमारे घर में टॉकीज था, सराफी की दुकान थी, तो दाल रोटी बढ़िया चलती थी। आप मानते हैं कि राजनीति में बहुत ज़्यादा स्पष्टवादिता जैसे कि आप हैं नुकसानदायक साबित होती है? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, राजनीति में क्या होता है कि आज की तारीख में राजनीति में लोग सच सुनना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे नेता हैं जी, वो अपेक्षा ये करते हैं कि आप हमारी जो हमने कह दिया वो सही है। अगर आपने उनके विपरीत जाके कोई राय दी या सलाह दी तो उनको वो बात नागवार गुजरती। तो उनकी लिस्ट में ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता को उनकी पसंद नहीं होते, लेकिन वो स्वीकार करते हैं कि ये आदमी ठीक कह रहा है, लेकिन जाहिर नहीं करते कि ऐसे तत्वों को हम बढ़ाएं। जी जी। फॉर एग्जांपल पे एक बार महाराजा सिंधिया ने वरुण होटल में मीटिंग ली और शहर के जिम्मेदार, महाराज के समर्थक और कांग्रेस के लोग बैठे थे, तो बात चली। तो उस समय मैंने महाराजा सिंधिया से कहा, मैंने कहा महाराज साहब आप जिनके साथ बैठे ये गुनाह नहीं है, इसके अलावा भी गुनाह में बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो अपना व्यवसाय करते हैं, वे अपेक्षा करते हैं कि हम जाएं और अपनी बात कह के आ जाएं। मैंने कहा उसके बजाय मैंने कहा महाराज अगर आप एक संशोधन कर सकते हैं कि जब भी आप आए दौरे में शहर के विभिन्न लोगों के तरीके के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ आपकी एक सर्किट हाउस में या किसी होटल में
बैठ के चाय हो, संवाद हो, तो उनकी बात आप तक पहुंच सके और आपकी बात उन तक पहुंच सके। वरना राजनीति में क्या होता है कि एक काकस जो है वो घेर लेता है, तो हमारे वही नाक का नाक बन जाते हैं। वो हमारे नेता तक सही बात पहुंच नहीं पाती। तो वो बात हमारे नेता को भी नुकसान पहुंचाती है और जनता को भी नुकसान पहुंचाती है। अब चूँकि महाराजा सिंह जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका अपनी राजनीति करने का अलग तरीका है, उनके परिवार का, उनकी स्टेट का बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। इस क्षेत्र में उनको, इस क्षेत्र की जनता उनको अच्छे प्रिय नेता के रूप में पसंद करती है। तो इस कारण से वे कभी कभी कोई ऐसे निर्णय नहीं ले पाते, पर डेमोक्रेसी बदलती जा रही है। राजनीति में अब जो है आम मतदाता और नेता सीधा संवाद चाहता है। बाबूलाल गौर भोपाल में रहे, भोपाल से जीते, वो 9 बार वहाँ विधानसभा जीते, जबकि सरकार वहाँ कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री कांग्रेस का। जीतते रहे बाबूलाल। उनकी अपनी कार्यशैली ऐसी रही कि जनता में उनकी लोकप्रियता बनी रही, कांग्रेस ही उनको नहीं हरा पाई। यही स्थिति हमारे यहाँ महाराजा सिंधिया के परिवार की रही है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनके प्रभाव को कोई कम नहीं कर पाया, कोई कम नहीं। और दोनों पार्टियों ने उनको आत्मसात किया। कांग्रेस ने भी उनको आत्मसात किया और भाजपा ने भी उनको आत्मसात किया। वर्तमान में रतन सोनी जी अपना समय कैसे बिता रहे हैं, और क्या वो अपने पुत्र धर्म सोनी जी को समय समय पर सलाह देते हैं और वो मानते हैं क्या? नहीं, मेरा तो वर्तमान में सीधी जीवन पद्धति है कि मैं सुबह उठता हूँ, दुकान झाड़ता हूँ, स्नान करके भगवान की पूजा करता हूँ, और थोड़ा बहुत समय अगर दुकान पे बैठने में अगर बच्चों को ज़रूरत है, मेरे 2 बालक हैं, एक धर्मेंद्र सोनी जो राजनीति में है, एक रवि सोनी जो दुकान देखता है, तो जितनी वांछित मदद बन सकती है उनको करता हूँ। अच्छा, मैं मेरे लड़के के बारे में बहुत साफ बात कहता हूँ, जो तुम आप चाहे जारी करना चाहे मत करना, मैं उसको ये कहता हूँ कि देखो बहुत कॉमन बन के राजनीति करो। अपन आम परिवार के लोग हैं, अपन किसी राजा महाराजा या बहुत बड़े परिवार का अपने पीछे बैकबोन नहीं है। तो पाते हैं कि धर्म सोनी जी वैसी प्रयास तो करता नहीं, सेवा तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी इसकी अभिव्यक्ति लोगों को ठेस पहुंचाता है। हालांकि इसका भाव गलत नहीं है, भावना इसकी गलत नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में मैंने आपको जो बताया कि लोग सत्य सुनना स्वीकार नहीं करते। एक दूसरा, चूँकि मैंने तो राजनीति से विराम ले लिया, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि आज राजनीतिक दलों का कोई चरित्र रहा नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। हम चुनाव कैसे जीत सकते हैं, सत्ता में हम कैसे पहुँच सकते हैं, उनका लक्ष्य ये है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज़िंदगी भर कांग्रेस में रहा, और आज से 20 साल पहले हमारे मित्र थे देवेंद्र सिंह जी का, जीवट का नेता था, उनके लड़के की शादी थी, और शादी में दिग्विजय सिंह जी भी आए थे। तो मैंने उनको एक निवेदन किया था दिग्विजय सिंह जी को, मैंने कहा राजा साहब, हम माइनॉरिटीज़ का जितना पक्ष लेते हैं और जो हम उनकी पैरवी करते हैं जी, उससे बहुसंख्यक समाज जो है हमसे दूर हो रहा है। आप नेता बने रहेंगे क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति तीखी है, लेकिन जनता का समर्थन, आज कांग्रेस की वही स्थिति हो रही है कि कांग्रेस, मुस्लिम समाज को क्या ज़रूरत है, वो मुस्लिम समाज के लोग अपनी बात करें, कांग्रेस उनकी आवाज़ क्यों बन रही है? कांग्रेस अपनी पार्टी की नीतियों की और सिद्धांतों की बात करें। इसके कंपैरिजन में भाजपा ने आज जो वर्तमान की राजनीति है, उन्होंने समाज की नब्ज को समझा, बहुसंख्यक समाज क्या चाहता है, तो उनको इलेक्शन में तो फ़ायदा है। लेकिन मेरा आज भी एक मानना है कि इस देश में चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को समन्वय की ओर आना पड़ेगी। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो देश हित में नहीं है, उसका सबसे बड़ा अपराधी है मुसलमान। मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान के जो नेता हैं उनकी सोच इस ढंग की है कि विस्तारवादी और सत्ता हासिल करने वाली, मारो काटो और राज्य कर लो। और आज उसका प्रभाव यह है कि हिंदू समाज उन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से विपरीत जा रहा है जो समन्वय बना के चलना चाहती हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मतलब यह है कि हम किसी के धर्म में आक्षेप न करें, लोग अपने धर्म का पालन करें, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है कि धर्म के नाम पे उग्रवाद बढ़ रहा है, चाहे वो कट्टरवादी हिंदू हो
चाहे वो कट्टरवादी मुसलमान हो। और इन विचारों को दोनों राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा संरक्षण दे रही हैं, जो लंबे समय में देश के हित में नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारे देश का नागरिक अधिकार की बात तो करता है, कर्तव्य की बात नहीं करता। हमारे देश में लोग जात की बात तो करते हैं, धर्म की बात तो करते हैं, हिंदुस्तान की बात कोई नहीं करता कि हम इंडिया के लोग हैं, हम भारतवासी लोग हैं। इस विचारधारा पे हमारे लोग, हमारे देश की जनता कोई काम नहीं करती। उसके लिए जिम्मेदार हमारी वर्तमान की दोनों लीडरशिप हैं, जो देश की टॉप राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और जो क्षेत्रीय दल भी हैं जिनका जातीय आधार है, उनका भी तो उद्देश्य सत्ता ही हासिल केवल करना सत्ता हासिल करना है। सत्ता कोई करे, देश सुरक्षित रहना चाहिए, देश के लोग सुरक्षित होना चाहिए, देश के लोगों के बीच में समन्वय होना चाहिए। आज उस चीज़ का हमको, मैं जो देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो अभाव दिखता है। और ईश्वर करे कि लोगों को सद्बुद्धि दे, हमारे नेताओं को, कि जैसे मैं मोहन भागवत की एक बात से बहुत प्रभावित हुआ कि देश में जो मंदिर मस्जिद का जो झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि हमें हर मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं देखना। हाँ, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ, जैसे हमारे जो प्रतीक चिन्ह है, काशी है, मथुरा है, और तुम्हारा ये ज्ञान वापी है, वो काशी ज्ञान वापी है, मथुरा है, ये ऐसे प्रतीक जो हमारे हिंदू समाज के बहुत बड़े आस्था के प्रतीक हैं। मेरा तो अनुरोध है इस देश के मुस्लिम समाज की लीडरशिप से कि जब बहुत बड़ी बात करते हैं कि हिंदुस्तान हमारा भी है, तो ये वो भूल जाते हैं कि ये राम और कृष्ण का देश भी है। इनकी जो वास्तविकता है उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। और अगर ये एक पहल अगर हिंदू मुसलमान मिलकर कभी करेंगे, तो मैं कहता हूँ देश की प्रगति और आपसी भाईचारे के लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, एक लंबे समय तक आंदोलन चला, और लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी, और लोग धर्मनिरपेक्ष और कानून और उसकी अधिकार की बातें करने लगे। देश में हिंसा हुई, सरकारें गिरी, लोग मरे, लेकिन जब न्यायालय ने निर्णय दिया तो राम मंदिर बनना चाहिए, तो बना। अगर न्यायालय का निर्णय हम मान सकते हैं, तो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज बैठ के आपस में ये निर्णय क्यों नहीं ले सकता कि जो झगड़े की जड़ें हैं, जो वास्तविकता में इनका अधिकार है, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, इसको मुस्लिम समाज के लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे एक मित्र थे अनीफ सिद्दीकी, एडवोकेट। एक शादी में हम बैठे थे, मैंने कहा देखो एक बात हो, इस देश के लोगों ने हजारों मस्जिदों को स्वीकार किया, दरगाह बनी, मस्जिद बनी, कभी हिंदू समाज के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। ठीक है भैया, आस्था की चीज़ें आप अपना कीजिए, लेकिन यार ये जो हिंदुओं की आस्था की मुख्य चीज़ें हैं, इनको तो आपको पहल करके देना चाहिए यार। ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमारे देश के हित के लिए लोगों की सोच बदले, देश शांति और सौहार्द से चले, हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म को माने, ईश्वर तो एक है। उपासना पद्धति विभिन्न हो सकती है। सनातन हमारा देश है, सनातन धर्म नहीं है, सनातन जीवन पद्धति है, जिसको मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ये है, वो हिंदू मुसलमान सब पे लागू होती है। प्रातः काल उठो, तुम नमाज पढ़ो, हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बात एक ही है। वे भी किसी का सजदा कर रहे हैं, हम भी किसी का सजदा कर रहे हैं। हमारे उपासना पद्धति के माध्यम अलग हो सकते हैं, है उपासना, है उपासना वो। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं श्री रतन सोनी जी के सुपुत्र और वर्तमान नगर पालिका गुना के उपाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी से। सारा शहर इनको अपनेपन से और प्यार से धर्म के नाम से जानता है। धर्म जी नमस्कार। नमस्ते नंदन। धर्म जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आप नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, तो जनता की सेवा में कितना समय दे पाते हैं? चूँकि आप व्यवसाय से भी जुड़े हैं, तो कैसे आप जनता को समय दे पाते हैं? देखिए, नगर पालिका का ऑफिस 10:30 बजे तक खुलता है। मैं 11:30 पौने 12 तक नगर पालिका पहुँच जाता हूँ अपने पापा जी को। प्रतिदिन दुकान से पापा जी से मिलके
प्रतिदिन पहुंच जाता हूं और 2:30 बजे 3 बजे अगर कोई काम है, पार्टी के कोई कार्यक्रम है तो उनमें चले जाते हैं, नहीं तो मैं 2:30-3 बजे तक नगर पालिका में और 4 बजे तक जो भी नगर पालिका में जो भी हितग्राही आता है वो अगर कर्मचारी भी उसको मेरे पास भेज देता है तो मैं उसकी तत्काल अपने नगर पालिका के जिस डिपार्टमेंट का भी उसका काम होता है, चाहे उसकी पर्ची लगना हो राशन के लिए, चाहे उसका समग्र आईडी में नाम जुड़ना हो या समग्र आईडी में नाम कटना हो, किसी का नामांतरण हो, किसी का डेथ सर्टिफिकेट हो, किसी का जन्म प्रमाण पत्र हो, जो भी आते सबों के तत्काल मैं काम कराता हूँ तुरंत। अभी आपने बोला कि मैं सुबह पापा से मिलके 11:30 पौने 12 बजे पहुंच जाता हूँ ना के दुकान। तो क्या पूरे दिन में कौन से काम करना है, कैसे करना है, इसकी सलाह मशवरा लेके जाते हो? देखो कहीं जाना होता है, कोई कार्यक्रम हो, कोई नेता वगैरह आ रहे हो तो मैं पापा जी से पूछता हूँ मैं आज ये कार्यक्रम है वहाँ जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा, ये किसी ने बुलाया है, कोई का कार्यक्रम है, किसी के यहाँ तीज का कार्यक्रम है, किसी के यहाँ शादी है, समाज सेवा से संबंधित या रिश्ते निभाने वाली जो भी बातें, जो भी बात है सबों की मैं बातचीत करके पापा जी से फिर निकलता हूँ कि आज फला के यहाँ टेकरी पे भंडारा है या आज उसके यहाँ जाना है या गांव में जाना है। तो जब आप दुकान पे अपनी समय देते हैं, जो आपकी बाजार में ज्वेलर्स की दुकान है, उस समय भी काम वो ज़्यादातर वाले लोग आते रहते हैं? ज़्यादातर तो काम वाले हितग्राही सब दुकान पे ही आते हैं, क्योंकि पापा जी भी लंबे समय तक राजनीति में रहे, तो लोगों को पता है उनका लड़का उपाध्यक्ष बन गया, तो मेरे पास वो पापा जी का रेफरेंस दे के आते हैं कि अब हम पापा जी ने हमारा ऐसा कराया था और हमें ऐसा, और जो भी मतलब उनकी समस्या होती है, जो पुराने लोग जो आते हैं वो सब पापा जी का रेफरेंस लेके आते हैं। पिपरोदा में एक मंदिर है द्वारकाधीश भगवान का जी, वहाँ पे आप और आपका परिवार, खासकर धर्म सोनी जी, आप एक बहुत बड़े स्तर का भंडारा करवाते हैं, अन्नकूट, माफ़ी चाहता हूँ, भंडारा नहीं, अन्नकूट करवाते हैं। तो वो अन्नकूट समाज सेवा का भाव मन में रख के कराते हैं कि कुछ राजनीतिक हित भी सध जाएं अपने? वो तो उस मंदिर का तो ये है कि मेरे पापा जी अपने मित्र के साथ एक बार मंदिर गए दर्शन करने के लिए, हमने नई गाड़ी ली थी, तो उस गाड़ी से उनने कही यार वो वहाँ पिपरोदा में एक द्वारकाधीश का मंदिर है, अपन वहाँ दर्शन करने चलेंगे। और पापा जी दर्शन करके आए तो मैं खाना खा रहा था, पापा जी बैठे हुए थे, उनने कहा बेटा मेरे को मंदिर बहुत अच्छा लगा, कि मूर्ति बहुत अच्छी लगी द्वारकाधीश की, और कि मेरा मन है कि वहाँ अन्नकूट होना चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर देते हैं, दिवाली पे अन्नकूट आ ही रही है, दिवाली नवदुर्गाओं में ये दर्शन करके आए थे, तो दीपावली पे हमने 500 लोगों का अन्नकूट वहाँ पे बनवाया और मंदिर के अंदर ही और ऊपर मंदिर की छत पे बिठा के हमने लोगों को खिलवाया। तो वो द्वारकाधीश ने ऐसी मतलब पेड़ न करिए, आज वो निरंतर अन्नकूट चल रहा है। आज 500 लोगों से वो अन्नकूट स्टार्ट हुआ था, तो हमको नहीं मालूम कितने लोग आते हैं। हम किसी को मने करते, जो आ रहा है भगवान का, जिसने दर्शन करे, जिसने प्रसाद लिया, जैसा लिया। कुल मिला के ऐसी कृपा बरसती है कि जितने लोग भी जाएं भोजन कभी नहीं। और वहाँ का जो स्वाद है जी, तो अधिकांशतः लोग मुझसे ये कहते हैं कि हम तो द्वारकाधीश के अन्नकूट का इंतजार रहता है। भगवान के मंदिर का स्वाद धर्म जी अच्छा ही होता है। और इतने अच्छे आप काम करते हैं, इतनी सेवा कार्य आपने बताई, नगर पालिका से संबंधित लोगों के कार्यों के प्रति इतने जागरूक रहते हैं, फिर आपकी अध्यक्ष पति से कहा सुनी क्यों हो जाती है? देखिए, एक तो थोड़ा उनका स्वभाव अलग प्रकार का है, वो कोई सेवा भाव वाले लोग नहीं है, वो ठेकेदार हैं, ठेकेदारी से पैसे के बल पे राजनीति में आए हैं। और वो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि महिलाओं को आगे लाने की जी, तो महिला शक्तिकरण का जो महिला है तो वो सारे काम खुद ही करने फिरते हैं अपनी उनको अध्यक्ष महोदय की। तो आपका ये थोड़ा था मेरा, तो आपका ये विरोध है कि अगर अध्यक्ष श्रीमती सविता गुप्ता हैं तो वही आसन पे हमारे एक्ट में लिखा हुआ है, हमारे नगर पालिका के एक्ट में लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष होगा उसी की बात मानेगा, उसी का ही ऑर्डर चलेगा। कर्मचारियों पे सब जगह उसी का आदेश चलेगा। हमारे नगर पालिका में अध्यक्ष उसी के दस्तखत से सब काम होंगे। तो दस्तखत तो सविता जी करती होंगी ना, PIC से उनके काम होंगे कि अध्यक्ष ही देखेंगी। सविता जी दस्तखत तो करती हैं, वही करती हैं दस्तखत, वो नहीं चलते उनके पति जी के दस्तखत। एक मिनट, जहाँ तक समाचार पत्रों के माध्यम से हम देखते हैं, अन्य जो अपने
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से देखते हैं, मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से, जगह जगह पे वो भूमि पूजन में या अन्य चीज़ों में दिखाई तो देती हैं। वो क्या है, वो उनके पति है अध्यक्ष महोदय के जी। तो हर जगह उनको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना महत्वपूर्ण समझते हैं। हमारी नगर पालिका में अभी कलेक्टर साहब भी आए थे, सत्येंद्र सिंह जी, तब भी उन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय को यही बोला था कि अध्यक्ष महोदय आप अपनी कुर्सी संभालिए और अपने पति से बोलिए वो घर संभालें। सत्येंद्र सिंह जी ने स्पष्ट निर्देश अध्यक्ष पति से बोला ये, अध्यक्ष पति से बोला। तो उसके बाद फिर क्या स्थिति है आज? अब उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी सारे, मैं तो नगर पालिका में बैठता हूँ, वो तो ज़्यादातर आते भी नहीं है, कम ही बैठती हैं। उनके पति ज़्यादा आके बैठते हैं। तो आप अपने तरीके से जो आपसे बन पड़ता है, मैं उस हिसाब से सेवा करता हूँ मैं, और श्रीमंत का जो निर्देश होता है, मैंने आज तक श्रीमंत के अलावा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अलावा मैंने किसी को देखा ही नहीं। राजनीति में जब वो यहाँ आए थे 2003 में, तो मैं मेरे से थोड़े उम्र में समकक्षी थे, तो मैं उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित हो गया और उनके पीछे लग गया। आज तक मैं सिर्फ उनको ही फॉलो करता हूँ, मैं और किसी नेता के पास गया ही नहीं श्रीमंत के अलावा, और उनकी भरपूर कृपा है मेरे ऊपर। तो अभी जब आप उपाध्यक्ष बने, महाराज साहब की कृपा से बने? महाराज साहब की कृपा तो मेरे पे थी, पूरी कृपा थी, उनने मेरे को टिकट भी दिलाया। लेकिन जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, पार्षदी का टिकट उन्होंने दिलाया, श्रीमंत ने, और मैं उनसे मिलने भी नहीं गया। उन्होंने कही धर्म का टिकट फाइनल है। तो इतनी कांटे की टक्कर थी आपके वार्ड में। अंतिम समय तक जो एक आम जनता का रुझान होता है, उनका कहना यही था कि भाजपा की जीत बहुत मुश्किल है, कांग्रेस का कैंडिडेट इतना मजबूत है। उसके बाद आप जीते कैसे? गुना की भाजपा ने आपका पूरा सहयोग किया? नहीं, भाजपा पार्टी ने भी मेरा सहयोग किया। हमारे उस टाइम के जो तत्कालीन मंत्री थे महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनने भी मेरा सहयोग किया। हमारे गुना के जो विधायक थे गोपीलाल जी, उनने भी मेरा सहयोग किया। और जो जिलाध्यक्ष थे गजेंद्र सकरवार जी, उनने भी मेरा भरपूर सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा पूरा सहयोग किया वार्ड के अंदर। उपाध्यक्ष कैसे बन गए आप? क्योंकि आप जब मतदान के लिए जिला कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर रहे थे, तब ऐसी कोई सुख बुगाड़ नहीं थी, मगर जब आप बाहर आए तो मालाओं के साथ आपका स्वागत किया गया। और क्या हुआ था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को मैंडेट दिया, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये सविता अरविंद गुप्ता थी, ये भी चुनाव लड़ी। चूँकि हमको भारतीय जनता पार्टी ने एक बस के द्वारा हमको बाहर भेजा था, तो हम इन्हीं सब लोगों के साथ थे, तो हम तो यही समझ रहे थे इन्हीं को मैंडेट दिया है। और जब इनके साथ भेजा है तो हमको तो बता ही नहीं गया किसको मैंडेट दिया हुआ। तो जब वो अध्यक्ष बन गई, हम जो 17 लोग बस में गए थे, हमने भाई बस में शिरडी पे हमने दर्शन किए थे, तो सबों ने भाई ये तय कर लिया था बस में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे। जैसे ही सविता भाभी अध्यक्ष बनी तो वो महिला थी, तो हम पुरुष थे सब 4-5 पार्षद उसमें, बाकी 13 हमारे साथ महिला थी। भाजपा की 13 महिला पार्षद तो हमने बोला कि अब महिला अध्यक्ष बन गई, अब महिला को उपाध्यक्ष नहीं बनाएंगे, अब पुरुष को उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो आपने आपसी सहमति से बात की, कोई नियम नहीं था। हाँ, हमने सबों को एक बोतल रखी, ये गंगा जी हैं, इसको गंगा जी मानो। और हम 4 लोग पुरुष थे पार्षद, जो उस समय परिषद में मौजूद थे कलेक्ट्रेट में। दिनेश शर्मा, ब्रजेश राठौर, गब्बर कुशवाहा और धर्म सोनी, हम चारों की पर्ची डाली गई। हम सबों ने ये तय किया जिसकी पर्ची उठेगी चारों में से उसको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। तो द्वारकाधीश की कृपा से मेरी पर्ची उठ गई, तो मेरे को उन लोगों ने उपाध्यक्ष बनाया। और 13 महिला पार्षद और 4 आप, 17 लोग थे। तो और जबकि टोटल हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 25 पार्षद थे और 12 कांग्रेस के थे। आपको कितने मत मिले? मेरे को 15 मत मिले। कांग्रेस की ओर से 2 प्रत्याशी खड़े हुए। कौन कौन? एक वो कुशवाहा जी थी, और एक वो बसंत शर्मा जी की मिसेज थी। 2 कांग्रेस की तरफ से लड़े। उनके वोट बढ़ गए? उनके वोट बढ़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ नगर पालिका में 9 कुशवाहा जीत के आए थे,
तो वो कांग्रेस से नरेंद्र कुशवाहा ने अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया। और कुल मिला के उनके वोट बट गए। उनके नहीं, कांग्रेस के तो वोट उनको मिले ही मिले, उसके साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी के वोट भी मिले। मेरे को 15 वोट मिले, नरेंद्र कुशवाहा को 14 वोट मिले और 8 वोट उनको मिले। तो ये रही अंदर की जो उस दिन की आपके उपाध्यक्ष बनने की कहानी। आपका सहयोग पूरी भाजपा ने किया, आप पार्षद बन गए। पूरे भाजपा पार्षदों ने मेरे साथ, तो भले ही उनने वो उस टाइम पे परिषद में जब हम लोग थे कलेक्टेड में, तो पूरे 25 पार्षद मेरे साथ खड़े हुए थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि नामांतरण के लिए, अन्य अनुमतियों के लिए नगर पालिका में आदमी परेशान होते रहते हैं और इसकी बाकायदा प्रिंट मीडिया पे अखबारबाजी भी हुई पूरी और बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया। तो आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहे हैं? मैं नामांकन के लिए तो मैंने ही सबसे पहले बीड़ा उठाया था, क्योंकि मैं नगर पालिका में बैठता हूँ और बाजार में मेरी दुकान है, तो सबसे ज़्यादा लोग तो मेरे पास ही आते हैं, यार हमारा नामांकन कोई कहता 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जितनी भी नगर पालिका की दुकानें। तो आप क्यों रोकते हो इतने दिन तक नगर पालिका के नाम? वो ये नामांकन का अधिकार अध्यक्ष ने ले रखा था अपने पास PIC की रजिस्टर से। अभी कलेक्टर साहब ने उसका अधिकार हटा दिया है। अब परिषद को अधिकार दिया हुआ है। मैंने अभी CMO साहब को लेटर दिया हुआ है कि परिषद की बैठक बुला के 1200 जो नामांकन पेंडिंग पड़े उनको एक साथ किया जाए, सबों को रिलीज। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान 1985 के नगर पालिका गुना के अध्यक्ष श्री रतन सोनी जी और उनके सुपुत्र धर्मेंद्र सोनी धर्म, जो वर्तमान में गुना नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप हमें लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें और अनुमति दीजिए। धन्यवाद।